आज हम लोग शुरू करेंगे हिस्ट्री इधर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, है ना। इसमें जैसा कि मैंने कल कहा था कि चीजें तुम लोग भूल जाते हो, है ना। तो मैं कोशिश करूंगा कि अगर मैं कुछ आपसे वो बना रहा हूँ, कोई फैक्ट दे रहा हूँ, तब उसको थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे। अभी नहीं, जब मैं बताऊंगा तब, है ना। पहले उसको समझना है। जैसे आप लोग संवैधानिक विकास के बारे में क्या जानते हैं? जैसे पढ़ा तो सबने होता है थोड़ा बहुत, तो संवैधानिक विकास के बारे में क्या जानते हैं? हमको मूल रूप से क्या पढ़ना है, पहले मैं ये बता दूं। हमको मूल रूप से ये पढ़ना है कि भारत में आज हम जिस डेमोक्रेसी में रहते हैं, इस संविधान के अंतर्गत रहते हैं, इस संविधान तक हम लोग कैसे पहुंचे, इस संविधान को बनने के पीछे क्या इतिहास रहा है, वो हमको मूलतः समझना है। तो उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, संविधान का विकास। और सबसे अच्छा शब्द है उसके लिए कि बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का बैकग्राउंड क्या रहा है, या भारत में कॉलोनियल पीरियड में संविधान निर्माण के लिए कौन कौन से प्रयास रहे। ठीक, ये हमको बेसिकली समझना है। और ये आपको एक जर्नी की तरह करना है कि कब क्या क्या हुआ, क्योंकि परीक्षा में यही आएगा कि कब क्या क्या हुआ है या कौन सा कब हुआ है, ये परीक्षाओं में आएगा। तो इट विल बी बेटर टू हैव दीज ऑल सिस्टमेटिक स्टडी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हम उसे अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ेंगे तो हमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि कब क्या क्या हुआ, है ना। अगर मैं ऐसे कहूं कि दुनिया में सबसे पहले जो भी हमको पॉलिटिकल सिस्टम देखने को मिलता है, वो हमको मोनार्की ही देखने को मिलता है, राजाशाही देखने को मिलता है। और उसको हम लोग ऋग्वैदिक इंडिया में पढ़ते भी हैं। इसमें कुछ लिखने वाली चीज नहीं है कि ऋग्वैदिक इंडिया में पढ़ते हैं वैदिक इंडिया में शासन कैसे चलता था। तो आपको याद होगा, वैदिक इंडिया में आपको ये बताया गया कि अगर कोई राज्य है और उस राज्य में एक राजा होगा और उसे हम लोग राजा आज कह रहे हैं, उस समय उसे कबीले का सरदार कहा जाता था, क्योंकि ये कबीला था और इस कबीले में लोग होंगे। तो ये दो तरीके का हो सकता है, एक ये वाला कबीला, एक ये वाला कबीला। इस कबीले में जितने भी लोग हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र ज्यादा है, होती है सभी जगहों पर। तो ये राजा जब भी कोई कबीले का सरदार कोई फैसला लेगा तो हो सकता है कि कुछ उम्र दराज लोगों से पूछ करके कोई फैसला ले। हालांकि उसके पास ये अधिकार है कि कबीले के बारे में सारे डिसीजन वो खुद ही ले सकता है, लेकिन फिर भी वो ये मान के चलता है कि ये लोग उम्र में ज्यादा बड़े हैं तो उनसे पूछ करके फैसला ले, है ना, कि जैसे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और ये सरदार ऐसा नहीं है, इसने बोल दिया कि मुझे किसी से कुछ भी पूछना नहीं है, जो इसने कह दिया वही कबीले पर लागू होगा। तो दोनों में सिस्टम एक जैसा ही है, लेकिन दोनों की प्रोसेस अलग अलग है। दोनों में हम लोग कह सकते हैं कि राजतंत्र है, राजा ही सारा डिसीजन ले रहा है, लेकिन क्या दोनों की प्रोसेस सेम है? नहीं। किसकी प्रोसेस आपको थोड़ी ऐसी लगती है जो उदार हो सकती है, लिबरल हो सकती है? ये लिबरल लग रही है, और ये ऐसा लग रहा है कि ये इस पर डिपेंड करता है इसका मूड कैसा है। यहां सारी चीजों से एक आदमी पर निर्भर है, और यहां सारी चीजें एक आदमी पर निर्भर नहीं है। हो सकता है वो इन लोगों से सलाह ले और उनकी सलाह मान ले, और जब उनकी एडवाइस को वो मानेगा तो उसका व्यवहार इतना कट्टर नहीं रहेगा, क्योंकि यहां पर एक आदमी की राय नहीं है, एक से ज्यादा लोगों की राय है। यही कॉन्सेप्ट है कि वी शुड हैव द कंसेंट ऑफ मोर पीपल। ज्यादा से ज्यादा लोगों से जब पूछ करके फैसला लिया जाता है तो लोग कहते हैं कि वो बहुत अच्छा होता है, उसको कोई उंगली नहीं उठा सकता। जैसे क्लास में अगर किसी से पूछा जाए कि कौन समोसा खाएगा कौन कचौड़ी खाएगा, तो एक व्यक्ति ने कहा, दो लोगों ने कहा कि हम लोग समोसे खाएंगे, बाकी लोगों ने कहा कि हम लोग कचौड़ी खाएंगे, और हम फिर भी समोसा ले आए, तो क्या वास्तव में यह फैसला सब लोगों को पसंद आएगा? वो दो ही लोगों को तो पसंद आएगा जिन्होंने ये कहा है। ज्यादातर लोगों ने क्या कहा है? कचौड़ी ले आओ। तो मैं कचौड़ी लानी चाहिए थी, लेकिन कचौड़ी नहीं लेके आए। इसका मतलब है इस फैसले को ज्यादातर लोग ना पसंद करें और कम लोग पसंद करेंगे। अब इसका उल्टा करके देखिए कि अगर मैं कचौड़ी लेके आता तो उस फैसले को ज्यादातर लोग पसंद करते और कम लोग ना पसंद करते, और कम लोग ना पसंद करते तो वो दुखी नहीं होते, वो ये कहते कि उन लोगों की संख्या हमसे ज्यादा है। वो बात तो सही है, इसीलिए वो कचौड़ी लेके आए सब। और अगर इसका उल्टा हो गया होता तो तुम लोग दुखी होते, तुम लोगों को ये लगता है यार ये तो गलत है, ज्यादातर लोगों ने यही, फिर पूछा ही क्यों हमसे? तो अगर पूछा है तो कंसेंट भी होना चाहिए। तो ऐसा माना जाता है कि जहां एक से ज्यादा प्रकार के मस्तिष्क, ब्रेन, डिसीजन लेते हैं तो वहां पर फैसले अच्छे माने जाते हैं, और जहां पर एक ही व्यक्ति डिसीजन लेता है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे घरों में भी आपने देखा होगा, कई बार कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं वो किसी से कुछ नहीं पूछते, पिताजी,
जो मन में होता है सो ले आते हैं। और कुछ ऐसे हैं वो बच्चों से पूछते हैं कि बेटा टीवी खरीदना है, कौन सा खरीदना है। तो उनके फैसले फैमिली को ज्यादा प्रसन्न करते हैं, और ज्यादा प्रसन्न इसलिए करते हैं कि लोगों को यह लगता है कि इस डिसीजन में मेरी भी राय है, ये जो डिसीजन हुआ है इसमें मेरा भी तो कंसेंट है, मेरा भी भाव जुड़ा हुआ है, इसलिए ये अच्छा है। तो ज्यादातर लोगों को जब पूछा जाता है, इसे ही भविष्य में हम लोग डेमोक्रेसी के रूप में समझेंगे। और ये तब भी प्रारंभ हो चुका था कि लोग, लिखित में नहीं है कहीं भी, लेकिन कबीले का सरदार चाहता तो वो लोगों से पूछ के डिसीजन लेता था, कबीले के बुजुर्गों से पूछ करके। यही सिस्टम आया है, और इसी को हम लोग भारत के मॉडर्न परिप्रेक्ष्य में देखेंगे संविधान के रूप में। क्योंकि अपन अभी इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, तो मैं ये वैदिक प्रोपोर्शंस नहीं बता रहा हूं कि उस समय क्या क्या हुए थे, लेकिन हम पहले उसको स्ट्रिक्टली समझ लेते हैं कि क्या क्या हुए थे। इसके लिए आपके दिमाग में थोड़ा सा स्ट्रक्चर में बनाने की कोशिश करूंगा कि कहां कहां पर क्या क्या हो रहा है। ठीक, इसको हम मान के चलेंगे कि ये भारत में क्या स्थिति है, और ये मान के चलेंगे उस समय दुनिया में क्या हो रहा है। ठीक, और ये मान के चलेंगे कि भारत में जब कंपनी आई तो उसने क्या क्या किया। ये हमको ऐसे समझना है। आपको एक छोटी सी चीज थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि इंग्लैंड में, पहले भी मैंने आपको समझाई है, एक लड़ाई हुई थी जिसको कहते थे हम रिलीजियस रिफॉर्म, धार्मिक सुधार हुए थे इंग्लैंड में। और वो धर्म सुधार इसलिए हुए थे कि जो कैथोलिक चर्च था वो बहुत रिजिड हो गया था, कंजर्वेटिव हो गया था, इतना रूढ़िवादी हो गया कि कोई फैसला ही नहीं ले रहा है। वो सारे फैसले धर्म से जोड़ के लेता था। इसीलिए उस समय प्रारंभ किए गए यूरोप के सुधारवादी आंदोलन, मार्टिन लूथर ने जो शुरू किया था, उसके बाद से धीरे धीरे करके व्यवस्थाएं बदली, और इस चर्च का विरोध करते हुए एक नई चर्च फॉर्म हुई जिसको कहते थे इंग्लिश चर्च या प्रोटेस्टेंट चर्च। अब ये डिपेंड करता है, जैसे इंग्लिश चर्च और कैथोलिक चर्च। कैथोलिक चर्च रूढ़िवादी है, धर्म को बहुत मानती है। प्रोटेस्टेंट चर्च धर्म को उतना ही मानती है जितना जरूरत है, वो धर्म को आपके विकास में रोड़ा नहीं बनाती है। लेकिन कैथोलिक चर्च धर्म, आपके विकास में धर्म को रोड़ा बना सकती है, कह सकती है धर्म को पसंद नहीं है। तो इस तरह से दो विचार वहां पर यूरोप में तैरने लगे, और इंग्लैंड में भी दो विचार तैरने लगे। इंग्लैंड में जब दो विचार तैरने लगे, और आप जानते हैं अच्छे से, जो राजा का विचार होता है वही चलता है। जैसे आज हमारे देश में सरकार किसकी है, बीजेपी की सरकार है या एनडीए की सरकार है, तो एनडीए सरकार की जो विचार होंगे वही तो लागू होंगे इस देश में, चाहे वो किसी भी प्रकार के हों, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन से हो, चाहे वो जीएसटी को लेकर के हो, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन को लेकर हो, किसी भी सुधार को लेकर के हो, या किसी भी व्यवस्था में बदलाव को लेकर के हो, वो उन्हीं के विचार लागू होंगे। जैसा वो चाहते हैं वैसा ही कानून बनाएंगे, क्योंकि उनके पास सरकार है। जब सरकार पहले थी तो उनके विचार लागू होते थे। जैसे पहले की सरकार थी, उसने कहा मनरेगा होना चाहिए तो मनरेगा होना चाहिए। उससे पहले की सरकार थी, भारत निर्माण होना चाहिए तो भारत निर्माण होना चाहिए। तो जो भी सरकारें होती हैं अपने नियमों को लागू करती हैं, तो अक्सर लोग समझ जाते हैं कि सरकार किस विचारों की आ रही है और क्या होने वाला है, ये लोग समझ जाते हैं। इंग्लैंड में राजा थे हेनरी, हेनरी एट। इसको ध्यान से समझिएगा तो भारत की चीजें समझ पाएंगे। हेनरी एट राजा थे, और उस समय धर्म सुधार चल रहा है। हेनरी एट ने एक शादी की है कैथरीन से, कैथरीन से शादी की है, और कैथरीन को मैं यहां पर सी लिख रहा हूं। ये कौन है, ये कैथोलिक धर्म को मानने वाली है। और एक इन्होंने दूसरी शादी भी की है एनाबेल से, एनाबेल से दूसरी शादी की है, ये प्रोटेस्टेंट है, ये पी। ये शादी बाद में की थी एनाबेल से, पहले उन्होंने कैथरीन से शादी की थी। और कैथरीन कैथोलिक धर्म को मानती हैं, यानी कट्टर हैं, रूढ़िवादी हैं। और हेनरी के दो बच्चे हुए कैथरीन से, एक है एडवर्ड और एक है मैरी। चूंकि इसकी डायनेस्टी का नाम ट्यूडर है, इसलिए ये लोग अपने सरनेम में ट्यूडर जोड़ लेते हैं, एडवर्ड ट्यूडर या मैरी ट्यूडर जोड़ लेंगे, क्योंकि उसकी वंश का नाम ट्यूडर है। इससे उसको भी एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम था एलिजाबेथ। इससे एक बेटी पैदा हुई एलिजाबेथ। इंग्लैंड में सुधार चल रहा है, तो जैसा राजा होगा वैसा ही सुधार चलेगा। हेनरी एट की डेथ हो गई 16th सेंचुरी के बिगिनिंग में, 1530 के आसपास उनकी डेथ हो गई। जब उसकी डेथ हो गई तो परंपरा है, पूरी दुनिया में भी है, इंग्लैंड में भी थी, कि उसके संतानों में से किसी एक को राजा बनाया जाएगा। क्योंकि परंपरा यह होती है कि अगर बेटा है तो भले ही उम्र में छोटा है, राजा वही बनेगा। लेकिन अगर बेटा नहीं है तो फिर बड़ी उम्र में जो भी महिला होगी उसको राजा बना दिया जाएगा, यानी क्राउन के अधिकार उसको दे दिए जाएंगे। तो अभी तो बेटा है एडवर्ड, तो एडवर्ड को राजा बना दिया गया। क्योंकि एडवर्ड है वो आप जानते हैं अच्छे से कैथरीन का भाई है, कैथरीन का बेटा है,
और मैरी का भाई है, तो कैथोलिज्म को ज्यादा मानता है। हालांकि उसने बहुत कट्टरता से लागू नहीं किया क्योंकि वो छोटा था। जब वो छोटा था तो सारे कानून किसके चलते थे? मैरी के, क्योंकि मैरी उसकी सिस्टर है, रियल सिस्टर है। ये भी उसकी सिस्टर है लेकिन ये कजिन है, ये कजिन सिस्टर है या स्टेप सिस्टर है, सौतेली बहन है, कजिन भी नहीं, सौतेली बहन है। तो इस तरह से यहां पर, लेकिन इसकी बहुत कम उम्र में डेथ हो गई, लगभग 11-12 साल के बाद इसकी डेथ हो गई। जैसे इसकी डेथ हुई तो ये तो एलिमिनेट हो गया, अब ये नहीं है हमारे पास। अब राजा बनने के लिए दो लोग हैं, मैरी और एलिजाबेथ। कौन बनेगा? जो बड़ा होगा। और चूंकि कैथरीन से शादी पहले हुई थी तो उसकी बेटी बड़ी होगी, तो वो कैथरीन, मैरी बड़ी थी और मैरी को पावर दे दिया गया, और मैरी के पास क्राउन के पावर इंग्लैंड में आए। और हम लोग पहुंच गए हैं 1547 के आसपास, 1530-47 के आसपास पहुंच गए। मैरी आ गई शासन में। मैरी किस धर्म को मानती है? कैथोलिक, कट्टर धर्म को मानती है, ईसाइयों के। तो इसके समय पर यूरोप में इंग्लैंड में सबसे ज्यादा प्रचार किसका हो रहा हो? कैथोलिक धर्म का। सारे चर्च कैसे बन रहे होंगे? कैथोलिक। कैथोलिक कट्टरवादी होता है, लेकिन जो लोग वहां पर इंग्लैंड में नए नए प्रोटेस्टेरियन बन रहे थे उनको बड़ा दुख हो रहा होगा। जो नए नए व्यापारी हैं, नए नए व्यापार करना सीख रहे हैं, इधर से उधर व्यापार करने के लिए जा रहे हैं, उनको तो बड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि ये आसानी से परमिशन किसी को देती नहीं। तो ये बहुत सारी चीजों को रोक रही है मैरी। मैरी ने उसी समय स्पेन के फिलिप से शादी का प्रस्ताव रखा, उससे शादी की। उसका मतलब यह था कि फिलिप भी कैथोलिक है, फिलिप भी कैथोलिक है, तो कैथोलिज्म का प्रचार खूब कट्टरता से होगा इंग्लैंड में, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिलिप स्पेन का राजा है ना, फिलिप सेकंड स्पेन का राजा है, उससे शादी कर ली इसने। लेकिन बहुत जल्दी मैरी की डेथ हो गई, कोई बिना किसी संतान के। मैरी की डेथ 1558 में हो गई, बिना किसी संतान के। 1558 में मैरी की डेथ हो गई। मैरी डेथ से पहले ऐसे कानून बना चुकी थी इंग्लैंड में, जिस कारण से लोगों का खून बहुत खौलता था, लोगों को बड़ा बुरा लगता था। तो लोग इस मैरी को ब्लडी मैरी कहते थे वहां पर। तो इसको बहुत निगेटिवली लोग कॉल करते थे, वो बुलाते थे कि ये निगेटिवली एक क्राउन है जिसको ब्लडी मैरी के नाम से, क्योंकि उसके अधिकांश कानून कट्टर वो थे, इस्लाम उसके क्रिश्चियनिटी के थे, और कट्टरता से लोग नफरत करते थे, क्योंकि नया नया विकास हो रहा था प्रोटेस्टेरियन का। चलिए ये मामला तो ठीक है, वो कभी रिफॉर्म में समझेंगे। लेकिन अब मौका आ गया किसके पास? एलिजाबेथ के पास। तो 1558 में एलिजाबेथ शासक बनती है वहां पर। और अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया में आपको पता है 14 जनवरी 1556 को अकबर यहां पर राजा के रूप में नियुक्त होते हैं। तो यहां तो मुगल पीरियड चल रहा है भारत में, और यहां अकबर के शासक बनने के लगभग 2 साल बाद, एग्जैक्ट 2 साल बाद तो नहीं, लगभग 2 साल बाद, क्योंकि वो मार्च में जाकर के बनी, और एलिजाबेथ को वहां पर ये पावर मिली कि वो है अब ब्रिटिश क्राउन है। जब वो ब्रिटिश क्राउन बनी तो लोग खुश हुए। सबसे ज्यादा खुश हुए कौन? व्यापारी, क्योंकि वो व्यापार को आसानी से परमिशन देती थी, क्योंकि वो प्रोटेस्टेरियन है। इंग्लिश चर्च बनने लगे, कैथोलिक चर्चों पर रोक लगा दी गई, कैथोलिक चर्च नहीं बनेंगे, इंग्लिश चर्च बनाने लगे, उनको प्रोटेस्टेरियन चर्च भी कहते थे। तो इसने बड़े सुधार किए वहां पर, और उन्हीं सुधार के चलते इसने ब्रिटिश जो क्राउन थी, और ब्रिटिश क्राउन के पास एक पार्लियामेंट भी होती थी जिसमें सारे के सारे बैरन्स बैठते थे, लॉर्ड्स बैठते थे उस पार्लियामेंट में। उसमें से ही इन लोगों में जितने भी सांसद थे वहां पर, जितने भी पार्लियामेंटेरियन थे, इंग्लैंड में एक्चुअल पार्लियामेंट 1688 में आएगी। अभी इंग्लैंड में रेवोल्यूशन नहीं हुआ है, इंग्लैंड में रेवोल्यूशन 1688 में होगा, उसके बाद यहां पर पार्लियामेंट बनेगी। लेकिन अभी भी वहां पार्लियामेंट है, लेकिन वो ऐसी नहीं है जैसे इलेक्टेड लोगों की बनती है, वैसी नहीं है, लेकिन काम वो पार्लियामेंट का ही कर रहे हैं। तो इंग्लैंड की पार्लियामेंट में केवल लॉर्ड्स और बैरन्स थे, और बैरन आप जानते हैं जमींदार जैसी बड़ी पोस्ट होती है, उसके पास इकोनॉमिक राइट्स बहुत सारे होते हैं, कुछ पॉलिटिकल राइट्स भी होते हैं। इन सारे बैरन्स ने मिलकर के ये देखा एक नई कंपनी बनाई जाए, और उन्होंने एक नई कंपनी बनाई जिसका नाम रखा ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हुई है 1599 में, 1599 में कंपनी बनाई। अब कंपनी कितने लोगों ने बनाई? जितने इंग्लैंड की पार्लियामेंट में बहुत सारे लोग बैठते हैं, उन सब ने अपना अपना पैसा लगाया उसमें, है ना। जैसे मूवी देखते हो, मूवी की शुरुआत होती है तो आपको 2-4 मिनट तक एड ही एड दिखाई देते हैं, इसका एड, उसका एड, जिसका एड, ये सब कौन है? इन सब ने मूवी को बनाने में पैसा लगाया है। तो ऐसे ही इन सब ने पैसा लगाया है कंपनी में, और कंपनी से ये कहा गया कि कंपनी अब इंडिया में जाकर के व्यापारिक गतिविधियों को कंट्रोल करेगी, यहां पर व्यापार करेगी। पार्लियामेंट ने परमिशन इसीलिए दिया कि पार्लियामेंट को वो यहां से जो भी कमाएंगे उसका
28% उसको देंगे ब्रिटिश क्राउन को, यानी कि इंग्लैंड की सरकार को देंगे, और तब जाकर के कंपनी आएगी। और कंपनी के मालिक कौन है? इंग्लैंड के पार्लियामेंटेरियन है ज्यादातर। अब वो कंपनी को कंट्रोल कैसे करेंगे, मॉनिटरिंग कैसे करेंगे? तो उन्होंने ये कहा कि कंपनी जब यहां जाएगी तो उस कंपनी के पास 24 लोगों की एक टीम होगी, जिसको कहेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वहां पे जाकर के काम करेंगे, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के बारे में फैसला लेंगे। जितने भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, ये कंपनी के बारे में फैसला ले सकेंगे कि कंपनी कैसे काम करेगी। ये उन्होंने कहा है 1599 में। और इन 24 लोगों को एक एक साल के लिए भेजा जाएगा। जैसे एक साल के लिए 24 लोग गए, वे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में काम कर रहे हैं। फिर अगले साल फिर से 24 गए, वे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में काम कर रहे हैं। तो एक एक साल के लिए उनको भेजा जाता था, वो कंपनी के कार्यों को कंट्रोल करते थे। कंपनी के मालिक यहां नहीं आए, कंपनी के मालिक तो इंग्लैंड में बैठे हुए। ठीक, अब इसको, इस सीन को यहां रहने दीजिए, इधर आइए। आप जब पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट तो आपको 3 चीजें दिखाई देती हैं। एक दिखाई देते हैं चार्टर एक्ट, और एक दिखाई देते हैं आपको इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट, और एक दिखाई देते हैं आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ये 3 चीजें दिखाई देती हैं। क्या डिफरेंस है इनमें? कहीं चार्टर लिखा रहता है, कहीं काउंसिल एक्ट लिखा रहता है, कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लिखा रहता है। जैसे हिंदी में कहते हैं ना इसको भारत शासन अधिनियम, और इसको कहते हैं भारतीय परिषद अधिनियम, और इसको तो आप जानते हैं चार्टर को राजलेख कह सकते हैं, चार्टर कह लीजिए, बात एक ही है। क्या अंतर है इनमें? तो पहले उसको ध्यान से समझेंगे, तब अपन इधर आगे चलेंगे ना। चार्टर मतलब ये होता है कि कंपनी को दिया गया एक लाइसेंस। जैसे आप लोगों को मैं कंपनी बना करके कहीं भेज रहा हूं, राजलेख उसको इसलिए कहते हैं कि ब्रिटेन में मोनार्की परंपरा है उस समय, और उस मोनार्की परंपरा के तहत कोई भी आदेश दिया जाता है उसको राजलेख ही माना जाता है। और मैंने आपको एक आर्टिकल बना करके दिया है, और ये कहा कि ये ले जाओ, और इस कंपनी के पास ये शक्तियां होंगी, और इतने समय के लिए होंगी। तो कंपनी का जो व्यापार है उसको रेगुलेट करूंगा मैं, कंपनी के व्यापार को कंट्रोल करूंगा मैं, और कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को भी कंट्रोल करूंगा मैं चार्टर एक्ट के द्वारा। चार्टर एक्ट एक कंपनी को दिया गया एक निश्चित सीमा तक का लाइसेंस है। तो अगर मैंने एग्जांपल के लिए समझ लीजिए, आप किसी कंपनी को मैंने लाइसेंस इशू कर दिया आप लोगों की कंपनी बना करके कि आप अगले 5 साल तक यहां व्यापार कर सकती हैं, तो आपके चार्टर में लिखा होगा, आपके चार्टर में यह भी लिखा होगा कि अगले 5 साल तक व्यापार करेंगे, आपको कितना पैसा मुझे देना है, यह भी लिखा होगा उसमें। आपको यह भी लिखा होगा कि आपको वहां क्या क्या काम करने हैं, वो सारे मैं इसमें लिख के दूंगा। तो ये राजलेख हो गया। फिर आने लगे हमारे पास इंडियन काउंसिल एक्ट। ऐसा नहीं है कि राजलेख नहीं आए, बीच बीच में कुछ भी आ सकता है। और आपको अच्छे से पता है, जैसे भारत में कोई कानून बनता है, पार्लियामेंट में जैसे कोई कानून बनता है, तो कानून आपको पता है पहले हमारे पास आईपीसी होती थी, इंडियन पेनल कोड। अब उसको बदल के भारतीय न्याय संहिता कर दिया गया। तो हर एक्ट का नाम उसमें पाई जाने वाली विशेषताओं से रखा जाता है। जैसे मान लीजिएगा कि कोचिंगों के संचालन करने के लिए भारत सरकार कोई एक्ट बना दे, तो उसका एक्ट का नाम क्या होगा? कोचिंग रेगुलेशन एक्ट, यही नाम तो होगा उसका, कोचिंग रेगुलेशन एक्ट। अगर वह स्पोर्ट्स को कंट्रोल करने के लिए कोई एक्ट बना दे भारत की संसद, तो क्या नाम रखेंगे? स्पोर्ट्स कंट्रोलिंग एंड मेंटेनेंस एक्ट। किसी भी एक्ट का नाम उसमें होने वाले काम और उसकी विशेषताओं से रखा जाता है। बहुत सिंपल है ये। तो इसीलिए जो एक्ट बनता है और एक्ट क्या करने वाला है, यही उसका नाम होता है। जैसे इसका नाम चार्टर क्यों है? क्योंकि इसका काम है लाइसेंसिंग प्रणाली को कंटिन्यू करना और एडमिनिस्ट्रेशन को भी कंट्रोल करना। किसका एडमिनिस्ट्रेशन होगा? केवल कंपनी का। आगे चल के आप देखेंगे कि इंडिया में जो गवर्नर जनरल होगा, वो गवर्नर जनरल अकेला फैसला नहीं लेगा। गवर्नर जनरल अकेला बैठा हुआ है और उसकी परिषद में, उसकी काउंसिल में 4 लोग या 5 लोग या 3 लोग हैं, समय समय पर चेंज होते रहे। जैसे 4 लोग उसकी काउंसिल में बैठे हैं, मेरी काउंसिल में 4 लोग बैठे हुए हैं, तो मैं अकेला फैसला नहीं ले रहा, इन काउंसिल के लोगों से पूछ करके फैसला ले रहा हूं। मेरे पास पूरा राइट्स नहीं है, 4 और 1 में 5, तो 3 लोग जो कह देंगे वही फैसला हो जाएगा, ऐसा मान के मैं चल रहा था। अब इस काउंसिल में कुछ चेंज करना है, और चेंज कौन करेगा? ब्रिटेन की पार्लियामेंट, वही तो चेंज करेगी। उसने अगले दिन एक एक्ट पास कर दिया। मैंने एक एक्ट पास किया ब्रिटेन की पार्लियामेंट, उसमें लिखा कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में 4 लोग होंगे, गवर्नर जनरल की काउंसिल में 4 लोग होंगे। एक्ट पास कर दिया, ठीक है। अगले दिन एक्ट पास किया कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में 5 लोग होंगे।
तो ऐसे एक्ट जो गवर्नर जनरल की काउंसिल की संख्या को कम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उनको अधिकार दे रहे हैं, उनको कहते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट। कोई ऐसा कानून जो इंग्लैंड से आया है, एक्ट आया है, और उसका उद्देश्य गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्यों की संख्या को कम ज्यादा करना है, उनके अधिकारों को कम ज्यादा करना है, तभी हम उसे क्या कहेंगे, इंडियन काउंसिल एक्ट। समझ गए? चार्टर एक्ट क्यों लाए जाएंगे? कि कंपनी कब तक काम करेगी। जैसे आपको पता है 1600 में एक चार्टर आया, कंपनी उसको लेकर ही आई थी। 1726 में एक चार्टर आया, और 1726 के चार्टर के बाद 1773 में चार्टर नहीं आया था, रेगुलेटिंग एक्ट आया था। चार्टर नहीं आया है, रेगुलेटिंग एक्ट आया था। और उस रेगुलेटिंग एक्ट को क्यों कहते थे? कि कंपनी का काम रुका पड़ा था, उस कंपनी के काम को रेगुलेट करना था, इसलिए वो आया था एक्ट। समझ गए? फिर आपको यह भी पता है कि 1793 में चार्टर आया, और उसमें ये लिखा था कि ये अगले 20 साल के लिए। तो अगला चार्टर कब आया? 1813 में। उसमें भी लिखा कि कंपनी के काम को आगे 20 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। तो अगला चार्टर आया 1833 में, जैसा कि मैंने बताया चार्टर का काम किया। फिर उसमें बताया गया कि ये भी 20 साल के लिए काम करेगा, तो अगला चार्टर आया 1853 में, 1853 में आया कि भाई इसके लिए काम करेगा वो। तो चार्टर का उद्देश्य ये होता था कि कंपनी कब तक रहेगी और कंपनी कैसे काम करेगी, ये कंपनी का मैनेजमेंट है। और कंपनी के अंतर्गत गवर्नर जनरल की काउंसिल में क्या क्या होगा, अगर ऐसा कोई एक्ट आ रहा है तो उसको हम लोग कह देंगे इंडियन काउंसिल एक्ट, है ना। तो वो काउंसिल एक्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यह है कि जब इंग्लैंड से कोई ऐसा एक्ट आए और यह कहे कि भारत में चलने वाली सरकार के पास क्या अधिकार होंगे, भारत में जो अंग्रेजों की सरकार चल रही है उनके पास क्या अधिकार होंगे, गवर्नर जनरल कौन से अधिकारों का यूज करेगा, वायसराय कौन से अधिकारों का यूज करेगा, या कोई भी ऑफिसर कौन से अधिकारों का यूज करेगा, लेजिस्लेटिव पावर किसके पास होगी, एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होगी। जब उसमें ये सारी चीजें लिखी हो कि भारत का शासन कैसे चलेगा, तब उस एक्ट को कहते थे भारत शासन अधिनियम। और हमारे पास भारत शासन अधिनियम सबसे अच्छा और सबसे बड़ा आया था 1935 में। भारत शासन अधिनियम 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, वो भारतीयों के लिए इतना अच्छा बनाया गया था कि भारत की संविधान सभा ने भी इसको पूरा का पूरा स्वीकार कर लिया, 75% पूरा का पूरा एक्सेप्ट कर लिया है। तो क्या ये मैं मानूं कि आपको इसमें अंतर समझ में आ गया है ना? कोई डाउट हो तो बताओ। चार्टर उसे कब कहेंगे? जब वह कंपनी के हितों के लिए आएगा, सिंपल सी बात है। और जब उसे काउंसिल एक्ट कब कहेंगे? जब गवर्नर जनरल की काउंसिल में वो कोई चेंज कर रहा है, संख्या कम ज्यादा कर रहा है या फिर कोई अधिकार दे रहा है, तो उसे ये कह देंगे। और अगर उसका काम ये होगा कि वह भारत में शासन कैसे चलाने के लिए भेजा गया है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि शासन करने के नियम ही तो संविधान होते हैं। तो भारत में जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आए उन्हीं को तो हम लोग फॉलो करेंगे संविधान बनाने में, और इसीलिए हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का यूज किया है। हमने किसी भी कंपनी के चार्टर का यूज नहीं किया है भारत के संविधान में। क्यों? क्योंकि चार्टर तो कंपनी के लिए आया है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट किस लिए आए? भारत में शासन करने के लिए। तो भारत में शासन करने के लिए एक्ट को फॉलो किया है हमने, चार्टर को कभी फॉलो नहीं करेंगे हम। और काउंसिल एक्ट को क्यों फॉलो करेंगे अपन? काउंसिल एक्ट को भी करने की जरूरत नहीं है, वो तो इसलिए बनाए जाते थे कि काउंसिल में क्या करें, किस भारतीय को अधिकार दें, क्यों नहीं। और इंडियन काउंसिल एक्ट इसलिए भी कहते थे उसको कि गवर्नर जनरल की काउंसिल में कोई भारतीय सदस्य बैठेगा कि नहीं बैठेगा, अगर भारतीय बैठेगा तो उसको कोई अधिकार होगा कि नहीं होगा। इन सारी चीजों के लिए एक्ट आए थे। तो एक्ट का नाम वो होता है जो उसमें काम होता है, एक्ट का जो नेचर होता है वही उसका नाम होता है। सबसे सुंदर बात तो यही है, और आज भी पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है। जैसे हमारे देश में, अमेरिका में एक एक्ट आया चाय को रेगुलेट करने के लिए, उसका नाम क्या है? टी रेगुलेटिंग एक्ट, या उसको पूरा लिख दो टी बिजनेस रेगुलेशन अथॉरिटी एक्ट, तो भी बात वही है। हमारे देश में अस्पृश्यता को रोकने के लिए, छुआछूत को रोकने के लिए, या उत्पीड़न को रोकने के लिए एक्ट आया, उसका नाम क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या रखा? SC ST एट्रोसिटी प्रिवेंशन फ्रॉम एट्रोसिटी प्रिवेंशन एक्ट। तो उसको अपन SC ST एक्ट शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं। जब छुआछूत को खत्म करने के लिए एक्ट आया तो हमने उसका नाम क्या रख दिया? अनटचेबिलिटी एनिहिलेशन एक्ट, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, तो उसका नाम ये हो गया। सती प्रथा को रोकने के लिए एक्ट आया तो क्या नाम रख दिया? सती प्रोहिबिशन एक्ट। विवाह करने के लिए एक्ट आया तो क्या नाम रख दिया? मैरिज एक्ट। विधवाओं का पुनर्विवाह करने के लिए आया तो विडो रिमैरिज एक्ट। तो एक्ट का नाम से मत जाइए, उसके काम पे देखिए कि नाम क्या है तो काम क्या होगा। ये इसीलिए कि आप वैसे ही समझ सकते हैं, अगर आपको ये सारी चीजें पता है तो इस एक्ट में क्या हो सकता है।
जैसे मैं पूछूं आपसे एक क्वेश्चन परीक्षा में कि किस अधिनियम के द्वारा भारत में गवर्नर जनरल की काउंसिल में सदस्यों की संख्या 4 से घटा के 3 कर दी गई, है ना, 4 से घटा के 3 कर दी गई, और 4 ऑप्शन में दिए हैं ABCD। एक उसमें लिखा हुआ है 1793 का चार्टर, एक लिखा है 1813 का चार्टर, और एक लिखा है 1784 का काउंसिल एक्ट, ठीक है, और एक लिखा है 1833 का चार्टर। तो आपको पता है ना किसमें होगा? काउंसिल एक्ट में होगा, क्योंकि आप तो देख के हंसने लगेंगे, यार इसमें तो हो ही नहीं सकता है, इस चार्टर एक्ट का काउंसिल से तो कोई लेना देना है ही नहीं, तो वो इसमें तो काम करेगा ही नहीं, और आप तुरंत क्रॉस कर देंगे कि ये भी चार्टर है, ये भी चार्टर है, ये भी चार्टर है। आपको नहीं पता किसमें हुआ है, लेकिन ऑप्शन देख के पता लगा लेंगे आपके इसमें हो सकता है, और इसमें ही हुआ होगा कि अगर बाकी चार्टर है तो बाकी में तो होगा ही नहीं, इसमें हो सकता है, इसलिए इसमें हुआ होगा। समझ गए? तो इस तरह से अगर आप उसके बेसिक समझेंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे और आपको चीजें भी समझ में आएंगी, ठीक। तो यहां पर खूब बोलबाला चल रहा है, किसका? प्रोटेस्टेरियन का खूब बोलबाला चल रहा है, और 1600 में ही महारानी ने एक ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक कंपनी 1599 बनाई थी, उसको भारत में व्यापार करने के लिए भेज दिया। ये कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आती है और व्यापारिक गतिविधियों को स्टार्ट करती है, भारत में पहुंचती है 1600 में, ठीक है। इसमें 2-3 आपके लिए फैक्चुअल क्वेश्चन है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ तो भारत में शासक कौन था? तो 1599 में भारत के शासक अकबर थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। जब कंपनी भारत पहुंची तो वो अकबर का ही शासन था, लेकिन कंपनी को जब भारत में व्यापारिक परमिशन मिली तो जहांगीर का शासन आ गया था, है ना। कंपनी को परमिशन 1609 और 1615 में जाकर के मिली थी, तो उस समय तक जहांगीर का शासन आ चुका था, अकबर की 1605 में डेथ हो गई, तो अकबर तब तक नहीं। तो एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी द रूलर ऑफ इंडिया वाज मुगल रूलर ऑफ इंडिया वाज अकबर। एट द टाइम ऑफ व्हेन कंपनी वाज परमिटेड टू हैव द कमर्शियल एक्टिविटीज इन इंडिया द मुगल रूलर वाज जहांगीर, तो उस समय जहांगीर थे। अब देखिए ध्यान से, कंपनी ने 1600 से लेकर के 1772 तक केवल और केवल व्यापार का काम किया है, केवल और केवल व्यापार का काम किया उसने। ये कंपनी का पहला फेज। दूसरा फेज है 1773 से लेकर के 1858 तक। यहां कंपनी भारत पर शासन हो गया ब्रिटेन के पार्लियामेंट का इनडायरेक्टली। यहां तो ब्रिटेन की संसद को कोई लेना देना नहीं है, ब्रिटेन की संसद का भारत पर शासन शुरू होता है 1773 में, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं है अभी, इनडायरेक्टली। और तीसरा फेज सब आता है जब 1858 में इंग्लैंड की पार्लियामेंट भारत पर डायरेक्टली शासन करने लगती है। यह तीसरा फेज है, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष इंग्लैंड का शासन, और ये अप्रत्यक्ष शासन, और ये कंपनी सरकार का शासन। ये कंपनी सरकार का शासन है। अब 1600 में जब ये कंपनी भारत में आई तो उसको एक चार्टर दिया गया, वो पहला चार्टर था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जारी किया गया। उस चार्टर में ये लिखा था कि हम भारत में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देंगे और यहां से जो भी अर्न करेंगे उसका 28% हम लोग ब्रिटिश संसद को या ब्रिटेन की पार्लियामेंट को देंगे। ये सिंपल सा काम था, और कंपनी को चलाने के लिए आपको पता ही है डायरेक्टर वगैरह जो बना दिए गए, क्योंकि कंपनी के मालिक तो इंग्लैंड की संसद थे, इंग्लैंड के संसद में बैठने वाले लोग थे, वो तो यहां नहीं आ सकते हैं। हाँ, उनका वो लगा हुआ था, इसमें शेयर होल्डर्स थे वो सब सारे के सारे। कंपनी का काम ठीक ठीक चल रहा था, और 1707 में अच्छे से पता है आपको कि औरंगजेब की डेथ हो गई थी। औरंगजेब की डेथ के बाद भारत में राजनीतिक हलचल बदल गई थी, कोई एक ताकतवर राजा नहीं बचा। औरंगजेब के बाद यहां पर जो राजा बना वो था बहादुर शाह, तो आप जानते हैं कि उसकी स्थिति कितनी खराब थी। उसके बाद जहांदर शाह बना, उसकी स्थिति कितनी खराब थी। बहादुर शाह को साहेब बेखबर, जहांदर शाह को लंपट या कुछ ऐसे ही शब्दों से नवाजा गया। उसके बाद फर्रुखसियर आए, और फर्रुखसियर आए तब तक तो अंग्रेज बढ़ गए हैं, 1713-19 तक तो अंग्रेज पावरफुल हो चुके हैं, और उसी समय फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को क्रेडेंशियल दस्तक पत्र दे दिया, व्यापार करने के लिए फ्री छूट दे दी उनको कि आप जहां भी व्यापार करेंगे, जो मुगलों का क्षेत्र है वहां पे आपसे कोई टैक्स नहीं लेगा। तो इस तरह से उनकी तो इनकम बढ़ी होगी ना, हमारी इनकम घट रही है, हमारे राजाओं ने परमिशन दी है, हमारी इनकम घट रही है, उनकी इनकम बढ़ रही है।
किस कारण से? केवल उस लेटर के कारण से। ये सब 1719 के आसपास हो रहा है और 1719 में उसकी डेथ हो गई फर्रुखसियर की। और वो कहानी भी आपको याद है कि फर्रुखसियर को गद्दी से उतारने के लिए किस किस को बुलाया गया था, है ना? मराठा सरदार उसमें नए नए पेशवा बने थे, उन्होंने बुलाया गया, उन्होंने अपनी सेना भेजी यहां पर मदद करने के लिए। किसकी मदद करने के लिए? सैयद बंधुओं की मदद करने के लिए वो यहां पर आए। तो इस तरह से भारत में राजनीतिक हलचल तेज चल रही थी। और 1719 में फिर मोहम्मद शाह राजा बना। दो छोटे छोटे राजा रहे 5.5 और 6 महीने के लिए, एक रफीउद्दर्जात, एक रफीउद्दौला। उसके बाद मोहम्मद शाह बना। और मोहम्मद शाह के समय पर भारत की आक्रमण्यता और सिद्ध हो गई, मुगलों की ज्यादा सिद्ध हो गई, जब नादिर शाह ने 1739 में आक्रमण किया था। उसके बाद से सब कुछ लूट के ले गया। तो भारत में अंग्रेजों को लगने लगा कि यहां कोई पॉलिटिकल पावर नहीं, ऊपर से भारत में जो राजनीतिक अस्थिरता थी, तो लोगों के पास प्रॉपर्टी बहुत थी। अंग्रेज भारत के लोगों को कहीं ना कहीं आकर्षित तो करते थे। इंडियन लोग अंग्रेजों से बहुत अट्रैक्ट तो होते थे और भारतीयों से उनके संपर्क भी होने लगे। अंग्रेजी राइटर यहां आने लगे, वो लिखने लगे कि आगरा और फतेहपुर सिकरी लंदन से भी बड़े शहर हैं। यहाँ के बारे में अकबर ने भी अपने शहजादों को नियुक्त किया अंग्रेजी पढ़ने के लिए या उनको दीक्षा देने के लिए, उनको भी उनके साथ पढ़ने लिखने का मौका मिले। तो इस तरह से भारत में परिस्थितियां तेजी से बदल रही थी। उन बदलती हुई परिस्थितियों के फलस्वरूप एक बड़ा डिसीजन ये लिया गया कि अब कंपनी भारत में कंपनी का काम फैलने लगा है। कंपनी पहले केवल सूरत में काम करती थी, बॉम्बे में काम करती थी, अब कंपनी कलकत्ता में खूब प्रभावशाली हो गई है, कुछ मद्रास के आसपास के क्षेत्रों में कंपनी प्रभावशाली हो रही है। तो इन्होंने, ब्रिटेन की सरकार ने यह कहा कि आप 1600 में जो चार्टर लेके आए थे उसकी अवधि समाप्त हो रही है, तो हम आपको एक नया चार्टर इशू करते हैं। और नया चार्टर इशू किया गया 16 का चार्टर आया और नया चार्टर कब आया? 1726 में। 1726 में एक नया चार्टर इशू किया गया और इस चार्टर में यह लिखा गया कि जहां जहां कंपनी शासन करती है, जहां जहां कंपनी ने अपने व्यापारिक कोठियों का मतलब होता था ऑफिस, कोई कोठी वोटी नहीं होती थी, वहां पर ऑफिस होता था एक्सचेंज करने के लिए सामान को। तो जहां जहां व्यापारिक कोठियां स्थापित की हैं, ऑफिस स्थापित की है, वहां पर कंपनी का एक एक एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए, क्योंकि सारी कंपनियां दूर दूर है, एक बंगाल में है, एक मद्रास में है, एक बॉम्बे में है। उन तीनों जगहों पर कंपनी का एक एक अधिकारी नियुक्त रहेगा, उसे हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर कह लें, चूंकि वहां की सरकार कंपनी की सरकार को चलाएगा, इसलिए इसको गवर्नर भी कह सकते हैं। तो इस राजलेख में, चार्टर में ये लिखा गया कि उसे क्या कहा जाएगा? गवर्नर। तो गवर्नर अपॉइंट हुए, ये गवर्नर अपॉइंट हुए। एक्चुअली में ये गवर्नर कम एडमिनिस्ट्रेटर ज्यादा थे, अभी तो सरकार इनके पास है भी नहीं है। 1726 में तो कोई सरकार इनके पास आई ही नहीं। लेकिन आपको ये अच्छे से पता है कि मोहम्मद शाह के मरने के बाद बंगाल के क्षेत्रों में मुर्शिद कुली खान 1740 में पावरफुल बन के आया, अलीवर्दी खान पावरफुल बन के आया। और अलीवर्दी खान के मरने के बाद बंगाल में संघर्ष उत्पन्न हो गया और वो संघर्ष कई दिनों तक चलता रहा। अंत तक प्लासी में आते आते अंग्रेज सफल हो गए और प्लासी के युद्ध में उन्होंने बंगाल में फैल रही अराजकता का फायदा उठाया। अराजकता क्या थी कि बंगाल का नवाब कौन है? सिराजुद्दौला, और उसके अलावा उसकी मासी थी एक घसीटी बेगम, वो भी नवाब बनना चाहती थी। मीर जाफर भी बंगाल का नवाब बनना चाहता था। तो इस तरह से बंगाल में सेंटर ऑफ पावर बहुत सारे डेवलप हो रहे थे। इसी कारण से उन्होंने बंगाल को चुना कि बंगाल इंडिया के लिए अंडर वैली हो सकती है। अंडर वैली में आपको बता चुका हूं कि अंडर वैली का मतलब है किसी भी जानवर के नीचे का हिस्सा अंडर वैली होता है, क्योंकि वो बहुत मुलायम और कमजोर होता है। शेर भी जब जानवर पर अटैक करता है तो उसको फाड़ने की कोशिश वहीं से करता है, क्योंकि वो मुलायम होता है। इसलिए जानवर अपने नीचे से किसी को निकलने नहीं देते हैं। अगर निकलने दे रहे हैं तो वो बहुत विश्वसनीय होगा, उन्हें ये पक्का कंफर्म होगा कि मेरे ऊपर हमला नहीं करेगा, तो उसको निकलने देंगे। चाहे हाथी हो, घोड़ा हो, एलिफेंट हो, कोई भी हो, निकलने नहीं देगा। तो उनको ये लगता था कि बंगाल ही इंग्लैंड की अंडर वैली हो सकती है, जहां से हम प्रवेश कर सकते हैं इसके अंदर। और बंगाल में उनको एक माहौल भी मिला, और वो माहौल मिला सिराजुद्दौला के समय पर कि सिराजुद्दौला नवाब है, लेकिन उसकी नवाबशिप का बहुत लोग विरोध कर रहे हैं, सब उसके पीछे पड़े हुए। अपनी मौसी घसीटी बेगम तो उसने युद्ध में हरा करके पराजित कर दिया, लेकिन मीर जाफर को हराना आसान नहीं था, क्योंकि मीर जाफर सेनापति है और सेनापति का आदेश ही सेना मानती है। अगर वो लड़ेगा तो सेना उसके साथ आ जाएगी, तो मीर जाफर के साथ तो उसको बड़ी दिक्कत हुई। इस कारण से प्लासी के युद्ध में अंग्रेज जीत गए और नवाब की हार हुई। यह युद्ध हुआ है 1757 में, इस राजलेख के बाद 1757 में। और 17, जैसे मैंने ये 3 हिस्से बताए थे, 1757 इसी में आएगा। 1757 के बाद से
इन्होंने बंगाल में एक सिस्टम फॉलो किया जिसको कहते थे डायरकी। बंगाल में दो शासन हो गए, एक तो नवाब भी बैठा है जो इन्होंने अपना खुद का बना दिया जिसका नाम है मीर जाफर, और एक गवर्नर भी है बंगाल का जो रॉबर्ट क्लाइव है। तो रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर है और वो नवाब है। नवाब टैक्स लेता है और लेकर के इन लोगों को दे देता है। इनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है कि हमको ये खर्चा करना है, ये खर्चा नहीं, लेना है बस। तो बंगाल में एक अजीब सा सिस्टम हुआ, इसको कहते थे बंगाल में खुली लूट प्रारंभ हो गई। अंग्रेजों ने बंगाल को लूटना खसोटना शुरू कर दिया। लेकिन दिक्कत यह बात थी कि कंपनी के रहनुमा, कंपनी के जितने भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, वो इन चीजों की गतिविधियों से भली भांति परिचित थे और वो ये समझने लगे थे कि हम लोग कंपनी के मालिक नहीं है, कंपनी के डायरेक्टर हैं। तो उन्होंने कंपनी को घाटे में करना शुरू कर दिया, प्राइवेट पैसा कमाना शुरू कर दिया। उन्होंने ये कहा कि हमको गिफ्ट दो। तो भारतीय लोगों से बड़ी संख्या में गिफ्ट के नाम पर हीरे जवाहरात बहुत कुछ लेने लगे। ये ठीक वैसे ही हुआ जैसे किस प्रशासन में या भारत सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने किसी को अपॉइंट कर दिया कि आपको टैक्स लेना है और रसीद देनी। आपने टैक्स ले लिया, रसीद दी नहीं, तो जिसकी रसीद आपने दी नहीं है, उसका हिसाब सरकार को देना पड़ेगा। और अगर आपने सरकार को रसीदों का हिसाब दिया तो रसीद तो 4 है, काटी आपने, लेकिन आपने टैक्स तो 10 लोगों से लिया है, बाकी के 6 लोगों का पैसा आपके पास जाएगा। तो यही काम सरकार के नुमाइंदों ने, कंपनी के नुमाइंदों ने करना शुरू कर दिया। और इसको कहते थे कि कंपनी में भ्रष्टाचार 1757 से लेकर के 1770 तक आते आते चरम पर पहुंच गया। और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत चरम पर। कंपनी घाटे में आ गई। पैसा बहुत कमा रहे हैं, लेकिन कंपनी घाटे में आ गई। तो जो पैसा जा रहा है भारत का, वो कंपनी के पास नहीं जा रहा है। और कंपनी के पास नहीं जा रहा है तो कंपनी के मालिक जो इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, वो क्या सोचेंगे कि हमारी कंपनी तो घाटे में चल रही है और हमने तो व्यापार करने के लिए इन्वेस्ट किया है, हमने तो शेयर इसीलिए लिए हैं कि कंपनी वहां व्यापार करेगी, हमको फायदा मिलेगा। और उस कंपनी की सरकार को भी तो बुरा लग रहा है, इंग्लैंड की सरकार को, कि कंपनी से कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है। 1757 से लेकर के 1772 तक कंपनी महाघाटे में चली गई, जबकि भारत से पैसा बराबर जा रहा है। इसका मतलब है सही जगह पर नहीं जा रहा है। अब यह समस्या पैदा हो गई, कंपनी को यहां पर खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया। इसलिए कंपनी ने इंग्लैंड में एक लोन के लिए अप्लाई किया और उनको 14 लाख पाउंड का लोन चाहिए। अब लोन, इतना बड़ा लोन तो सरकार की परमिशन के बिना मिलेगा नहीं। और ये लोग बहुत खुश थे कि हमारी कंपनी के मालिक तो ब्रिटेन में सांसद हैं, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बैठते हैं, तो लोन तो हो ही जाएगा, क्योंकि कंपनी के मालिकों को बताएंगे घाटे में है। तो कंपनी के मालिकों ने, इन्होंने लोन अप्लाई किया, डायरेक्टर्स ने। तो ब्रिटेन की संसद ने यह कहा कि घाटे वाली कंपनी को लोन कौन देगा, है ना, एक तो तुम लोग घाटे में चल रहे हो, तो लोन कौन देगा। उन्होंने कहा कि कंपनी का काम रुक गया है तो लोन तो चाहिए किसी भी कीमत पर। तो कंपनी ने क्या कहा, ब्रिटेन की संसद ने, कि आपको जो लोन है वो तो मिल जाएगा, लेकिन लोन मिलने के साथ साथ आप पर कुछ नियम भी लागू किए जाएंगे। अभी तक यहां पर कंपनी शासन कर रही थी, पहली बार एंट्री होती है इंग्लैंड की पार्लियामेंट की। अब भारत में कंपनी का शासन खत्म होगा और कंपनी के शासन की जगह पर इंग्लैंड का इनडायरेक्ट शासन शुरू होगा, अप्रत्यक्ष शासन शुरू हो रहा है। ठीक है, चूंकि इस एक्ट का उद्देश्य क्या है, मैंने अभी भी बताया कि किसको चार्टर क्यों कहते हैं, किसी को इंडियन काउंसिल क्यों कहते हैं, किसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों कहते हैं। ये आपको अच्छे समझ में आ गया कि किसी एक्ट को क्या नाम देते हैं और क्यों देते हैं। तो अगर उन्होंने यहां पर एक एक्ट इंग्लैंड की पार्लियामेंट में पास किया है और उस एक्ट का उद्देश्य है कि कंपनी के रुके हुए काम को चलाना, तो उस एक्ट को क्या नाम दिया जाएगा, रेगुलेटिंग एक्ट। क्या नाम देंगे, कंपनी का काम रुका हुआ है, उसको रेगुलेट करना है, तो उसका क्या नाम होगा, रेगुलेटिंग एक्ट। कंपनी ने कहा कि अब हम रेगुलेटिंग एक्ट पास करेंगे, और रेगुलेटिंग एक्ट को आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने रेगुलेटिंग एक्ट नहीं माना तो आपको इतना बड़ा अमाउंट लोन का सैंक्शन नहीं किया जाए, ये आप मान के चलिएगा। तो कंपनी की मजबूरी को देखते हुए इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने, इंग्लैंड की सरकार ने भारत में अप्रत्यक्ष शासन की शुरुआत करी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। अभी तक यहां पर शासन कैसे चल रहा है बंगाल में, और ये एक्ट जो लागू होगा वो बंबई पे लागू नहीं हुआ है अभी। हाँ, बंबई पे लागू नहीं होगा, मद्रास पे लागू नहीं होगा, वो केवल बंगाल, उड़ीसा और बिहार पर लागू होगा। ये भी याद रखिएगा, अगर परीक्षा में कोई पूछे कि रेगुलेटिंग एक्ट का जो क्षेत्र था वो कहां कहां तक था, तो पहले उसको यहां पे लागू किया गया, फिर उसको तीनों प्रेसिडेंसियों पर लागू कर दिया गया अगले ही कुछ सेक्शन के बाद। शुरू में नहीं किया गया, एकदम से नहीं किया गया। जैसे आपको पता है कि रेगुलेटिंग एक्ट में एक लाइन और लिखी थी कि भारत में इस तरह के विवाद फिर से नहीं होंगे
कंपनी पर नजर रखने के लिए एक कोर्ट की स्थापना की जाएगी और वह सुप्रीम कोर्ट कहलाएगा। हालांकि वह सुप्रीम कोर्ट नहीं था, क्योंकि उसके खिलाफ आप इंग्लैंड में जा सकते थे, तो उसको सुप्रीम कोर्ट कहा जाएगा। उसकी स्थापना कलकत्ता में करेंगे, क्योंकि कलकत्ता ही कंपनी का ऑफिस है। और ये 1774 में बना, ठीक है, 1774 में इसको बनाया गया। और इस एक्ट को, इस कोर्ट का प्रभाव बंगाल, उड़ीसा और बिहार से बाहर नहीं था। यानी उस समय कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट मद्रास की सुनवाई नहीं कर सकता था, क्योंकि वो उसके जुरिडिक्शन में नहीं है और ये उसके जुरिडिक्शन में, ठीक है। हालांकि उसमें एक आदेश ये लिखा गया कि कंपनी के कार्यों के लिए कोर्ट में सुनवाई की जा सकती है, बाकी चीजों के लिए सुनवाई नहीं की जा सकती। तो ये कोर्ट किसने बनाया? इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने यहां बनाया है। किस एक्ट के द्वारा घोषणा करी गई? रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। बना भले ही 1774 में, लेकिन घोषणा उसी समय हो गई। फिर कंपनी सरकार ने यह कहा कि अभी तक जो आप कर रहे हो ना, ये मजाक बंगाल में। क्या मजाक है? कि बंगाल में नवाब का भी शासन है, बंगाल में गवर्नर भी काम कर रहा है, वन की वहां एक ही आदमी काम करे। गवर्नर का शासन होगा, उसका शासन नहीं होगा। नवाब सिर्फ खत्म, बंगाल में अब कोई नवाब नहीं होगा। अब बंगाल पूर्णतः से ब्रिटेन के अधीन हो गया। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ब्रिटेन का शासन कब शुरू होगा? प्रत्यक्ष 1858 में शुरू होगा। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट कब शुरू हो गया? और यह शासन किसका चल रहा है अभी? कंपनी का चल रहा था अभी तक। अब कंपनी के नियम तो चलेंगे नहीं, क्योंकि ब्रिटेन ने उनको मदद की है कंपनी को चलाने के लिए। तो ब्रिटेन अब ये देखेगी कि हमको देखना है कि तुम लोग क्या काम करते हो वहां पर, और हमको इस घाटे की कंपनी को फायदे की कंपनी बनाना है। घाटे की कंपनी को फायदे की कंपनी बनाना है। इसके लिए उन्होंने ये लोन सैंक्शन कराने के साथ साथ ये शर्त रख दी कि अब यहां पर कोई नवाब नहीं होगा, पूरा का पूरा शासन ब्रिटेन की सरकार का गवर्नर के द्वारा होगा। तो उन्होंने कहा गवर्नर तो बहुत है, दो और हैं गवर्नर, तो बंगाल में, वो बॉम्बे में भी है, मद्रास में भी है। तो उन्होंने कहा कि बंगाल का गवर्नर गवर्नर जनरल होगा। ये दोनों गवर्नर रह गए, तो बॉम्बे का भी गवर्नर रह गया और मद्रास का भी गवर्नर रह गया, और ये कौन हो गया? गवर्नर जनरल हो गया। इसीलिए इन दोनों को उसके अधीन कर दिया गया। प्रश्न यह है कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के गवर्नर के अधीन कब किया गया? तो यह किया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। क्योंकि अब कंपनी भले ही ना चाहे, ब्रिटेन की सरकार चाहती है ऐसा। कंपनी के चाहने से अब कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि कंपनी का डायरेक्ट शासन है ही नहीं। लेकिन अभी भी वो खुद नहीं आए डायरेक्ट, काम तो कंपनी ही कर रही है, लेकिन पीछे का इंजन चेंज हो गया। पहले इंजन अलग था, अब कंपनी के पीछे का इंजन चेंज हो गया है। फेस अभी भी कंपनी ही है, काम कंपनी कर रही है, लेकिन कंपनी पर कंट्रोल लगा दिया है किसने? ब्रिटेन की सरकार। और उसने ये कहा कि जो कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, कितने थे? 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं। अब वो 1 साल के लिए भर्ती नहीं होंगे, 4 साल के लिए भर्ती, 4 साल के लिए भर्ती होंगे। लेकिन उन्होंने ये कहा कि इस 24 का 25%, यानी कि 6 होता है ना, 24 का 25%, 6 चौक 24, 6 होगा। तो 6 लोग जो हैं वो हर साल अपना रिजाइन करेंगे। हम 6 अलग लोगों को भेजेंगे हर साल, ठीक है। यानी वो कंपनी की चीजों पर ज्यादा से ज्यादा निगरानी करना चाहते हैं। माने कि ऐसा क्यों कर रहे थे वो? ऐसा इसलिए कर रहे थे कि एक ही जगह पर कोई बहुत समय तक रहता है तो उसके रिलेशन बन जाते हैं, फिर वो करप्शन करता है जम करके। और यह सिद्धांत आज भी प्रशासन फॉलो करता है कि 1, 1.5, 2 साल के बाद आपका ट्रांसफर करता ही करता है। आप किसी जगह पर जैसे टाउन इंस्पेक्टर हो गए, टीआई हो गए, या सीआई हो गए, सर्किल इंस्पेक्टर हो गए। अब सर्किल इंस्पेक्टर नहीं होता शायद, टीआई होता है। तो टीआई हो गए, और वहां पर बहुत, टीआई एक प्रभावशाली पोस्ट है। आप जिस एरिया के टीआई, वहां आपके सबसे रिलेशन हो गए, चाहे कोई भी दुकान वाला हो, कुछ भी हो, सबसे आपके रिलेशन है, तो आपका दबदबा वहां बढ़ेगा। आप वहां के अपने दोस्तों को फायदा पहुंचा सकते हैं। फिर ऐसी परंपरा ना हो, इसलिए वो कहते हैं कि 1.5-2 साल के बाद आपका ट्रांसफर कहीं और कर दिया जाएगा। और इसी परंपरा के तहत आपका ट्रांसफर आपके होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं किया जाता, कि आपका घर भी यही है और टीआई भी यहीं के हैं आप, तो आप ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं। परिवार के लोगों के साथ वो फायदा पहुंचा सकते हैं उसको, और बाकी लोगों के साथ इनजस्टिस कर सकते हैं। तो इन्होंने कंपनी के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये परंपरा बनाई कि अब बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जो लोग हैं वो बदलते जाएंगे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के लोग हैं वो हम बदलते जाएंगे, एक ही नहीं रहेंगे। दूसरा कि बंगाल में जब ये आदेश आया कि यहां पर गवर्नर जनरल होगा, तो उन्होंने कहा कि गवर्नर जनरल अकेला फैसला नहीं लेगा। ब्रिटेन की संसद यहां पर एक काउंसिल बनाएगी, और उस काउंसिल में कितने लोग होंगे? 1, 2, 3, 4, ये 4 लोग मिलकर के फैसला लेंगे।
काउंसिल के फैसले होंगे मिलकर के, और फैसला बहुमत से होगा, वीटो पावर किसी के पास नहीं होगी। लेकिन आगे आने वाले समय में वीटो पावर मिलने वाली है। ये सब 1773 में हो रहा है ना। इनको बहुत जल्दी बदलाव करना पड़ेगा, मैं भी बताता हूं क्यों। इन्होंने कहा कि 4 लोग होंगे, तो इसमें मानसन, क्लिवरिंग, बरवेल और फिलिप 4 सदस्य नियुक्त हुए, जो क्या बने, काउंसिल के मेंबर्स। मिस्टर बरवेल, क्लिवरिंग, मैनसन और फिलिप, ये 4 लोग मेंबर बने। और गवर्नर जनरल कौन बनाए तो आप जानते ही हैं, वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बना। और यहां पर कार्यक्रम, ये सब शर्तें रखी जा रही है अभी किसके सामने, कंपनी सरकार के सामने। किसकी ओर से रखी जा रही है, वो कहते हैं अगर इसको मानोगे रेगुलेटिंग एक्ट को तभी आगे चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। और उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट माना, क्या रेगुलेटिंग एक्ट उन्होंने माना, लागू हुआ भारत में। अब मैं लागू होने के बाद बता रही हूं क्या क्या चीजें हो रही है। तो ये सब हुआ, सुप्रीम कोर्ट बनाया गया। कहां पर बना, कलकत्ता में। कौन बने इसके चीफ जस्टिस, अली जहां इम्पे, है ना, अली जहां इम्पे को बनाया गया। और ये 4 लोग बने काउंसिल के मेंबर। ये सब 1773 में हो रहा है, भारत में लागू भी हो गया है, सब कुछ ठीक चल रहा है। और ये कहा गया कि अब भारत में कंपनी का शासन के हटा करके ब्रिटेन का इनडायरेक्ट शासन शुरू कर दिया जाता है। कंपनी के अधिकारियों के अधिकार छीन लिए गए। और एक एक्ट में यह भी लिखा गया कि कंपनी का कोई भी अधिकारी किसी भी प्रकार से किसी से भी गिफ्ट नहीं ले सकता, क्योंकि पहले उन्होंने सबसे ज्यादा करप्शन गिफ्ट के नाम पर ही किया है कि आप एक काम करो, अगर आप हमको पैसा देंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि कंपनी को दिखाना पड़ेगा, और अगर हम ये इशू कर दें कि ये तो हमको गिफ्ट दिया इंडियंस ने, तो गिफ्ट तो हम अपने घर ले जाएंगे ना, कंपनी में ऑफिस में थोड़ी जमा करेंगे। तो उन्होंने गिफ्ट के नाम पर भारत में बहुत बड़ा करप्शन कर रखा था। और यही करप्शन को रोकने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट में ब्रिटेन की सरकार ने सरकार ने जो लिखा संसद ने कि आप निज कंपनी के अधिकारियों को किसी से गिफ्ट लेने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। ये सब क्यों हो रहा है आप दिमाग में बिठाइएगा। कंपनी घाटे में चल रही थी, उस घाटे की कंपनी को उन्होंने लोन दिया है, तो उसको रिकवरी करने के लिए और ये देखने के लिए कि अब इस पर हमारा शासन होगा। उदाहरण के लिए ऐसा मान के चलिए कोई फैक्ट्री बंद पड़ी है, ब्रेड फैक्ट्री, और ब्रेड फैक्ट्री का मालिक आता है कि यार इसको पैसा चाहिए ब्रेड बनाने के लिए, तो आप कहेंगे पैसा तो मैं दे दूंगा, लेकिन इसका कंट्रोल मेरे पास रहेगा, ब्रेड फैक्ट्री का कंट्रोल मेरे पास रहेगा, क्योंकि पैसा मैं लगा रहा हूं इसमें सारा का सारा, तो कंट्रोल मेरे पास रहेगा, तभी तो ये बंद पड़ी फैक्ट्री चालू होगी, और हो सकता है तुमको भी फायदा हो, मेरे को भी फायदा हो, लेकिन कंट्रोल में होगा, मेरे अनुसार चलेगा। तो ये वही एक्ट है, कंपनी के कंट्रोल को स्थापित, कंपनी के कंट्रोल पर ब्रिटिश क्राउन का कंट्रोल स्थापित करने के लिए। अब कंपनी कमजोर हो गई है पहले की तुलना में, क्योंकि कंपनी ने अपना हाथ खुद ही काट लिए करप्शन करके। अगर करप्शन नहीं करते कंपनी, तो शायद कंपनी के पास बहुत धन होता, उनको कभी ब्रिटेन से लोन लेने की जरूरत पड़ती ही नहीं। लेकिन वो धन कहां चला गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के घर में चला गया। जाना कहां था, सरकार के पास चला गया, उनके पास। तो इस तरह से कंपनी घाटे में आई। अब यहां पर जब ये एक्ट लागू कर दिया तो उसका उद्देश्य भी स्पष्ट हो गया। इस एक्ट को हम लोग लागू करेंगे, गवर्नर जनरल बनाएंगे, और मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को बंगाल के अंडर में कर देंगे, यानी उसी की बात वो मानेंगे। जब ये सब हुआ तो अमेरिका में एक और कार्रवाई चल रही है, थोड़ा सा अमेरिका भी चलते हैं। अमेरिका में उस समय, अमेरिका का मैप आपने देखा होगा, तो अमेरिका में पूर्वी तट पर छोटे छोटे 13 राज्य हैं, 13 छोटे छोटे राज्य हैं, और उन 13 राज्यों में इंग्लैंड की ही सरकार चलती है। उन 13 राज्यों में इंग्लैंड की सरकार चलती है, उनको कहते हैं इंग्लैंड की 13 कॉलोनी अमेरिका महाद्वीप में, और 13 कॉलोनियों में इंग्लैंड की सरकार चलती है, यानी इंग्लैंड की सरकार 13 कॉलोनी के लिए एक एक गवर्नर भेजती है। इन सारी कॉलोनी के लिए एक एक गवर्नर आएगा इंग्लैंड से, और वो गवर्नर ही वहां के रूल बनाएगा। जबकि वो लोग इतने सक्षम है कि चाहे तो अपनी सरकार चला सकते हैं, लेकिन इंग्लैंड बहुत पहले से ये सब कर रहा है, लेकिन अब वो समय बचा नहीं है। अमेरिका में एक लीडर जिनका नाम था पॉल एडम्स, उन्होंने अमेरिका के लोगों को इकट्ठा किया और ये कहा गया कि मेहनत हम करते हैं, फैक्ट्री हम चलाते हैं, मजदूरी हम करते हैं, लेकिन टैक्स का बहुत बड़ा हिस्सा किसके पास जाता है, इंग्लैंड के पास। हम कुछ बेचना चाहें तो वो भी बेच नहीं सकते हैं। अगर हमको नोट छापना है, क्या कहते हैं वो एग्रीमेंट किस पे करते हैं अपन लोग, एफिडेविट पे, एफिडेविट नहीं, उसको क्या कहते हैं, बॉन्ड पेपर कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ बॉन्ड शपथ पत्र, नहीं उसको क्या कहते हैं, नोट छपा रहता है उस पर, स्टाम्प। हाँ, तो स्टाम्प छपवाना है या कुछ भी छपवाना है, तो जो पेपर चाहिए वो इंग्लैंड से आएगा, पेपर बनता यही है, सील इंग्लैंड से लग के आएगी उसमें। तो इंग्लैंड हर चीज में पैसा कमा रहा है। इंग्लैंड कह रहा है कि इन कॉलोनियों से तुमको इधर से उधर कुछ बेचना है, वहां से वहां कुछ बेचना है,
तो कौन से जहाज पर जाएगा? इंग्लैंड के जहाज पर सामान जाएगा, अपना जहाज नहीं ले जा सकते आप। तो उसने ऐसे एक्ट बना रखे हैं वहां पर। ये लोग इन एक्टों से बहुत परेशान हो रहे हैं और अमेरिका को आजाद कराना चाहते हैं। और उसी समय 16 दिसंबर को 1773 को इसी जगह पर अमेरिका के बोस्टन बंदरगाह पर बोस्टन टी पार्टी हुई। बोस्टन टी पार्टी मतलब किसने चाय नहीं पी? जो चाय पूर्वी देशों से भर करके इंग्लैंड में गई थी अमेरिका में, उस अमेरिकी जहाज पर ये लोग अमेरिकी सैनिकों इंग्लैंड के सैनिकों की ड्रेस पहन करके चढ़ गए और वो चाय के बड़े बड़े कार्टून थे, टीके उन्होंने समुद्र में फेंकना शुरू कर दी। वो नहीं चाह रहे थे कि इस चाय, विदेशी चाय, वो चाय वास्तव में उनके फायदे के लिए आई थी, उस पर टैक्स नहीं लगा था, लेकिन चूंकि आंदोलन चल रहा था, फिर आंदोलन में आदमी देखता नहीं है कि ये फायदा के घाटा है। उन्होंने बड़ा विरोध किया और उस समय लगभग उन्होंने $50,000 की चाय समुद्र में फेंक दी। ये घटना बहुत बुरी थी। इस घटना के बाद इंग्लैंड इन कॉलोनियों से चिढ़ गया, यहाँ के उसने बहुत सारे कानून भंग कर दिए, इन पर एलिगेशन लगा दिए और यहाँ के लोग तब तक लड़ने के लिए तैयार हो गए। इंग्लैंड अपनी सेना लड़ने के लिए भेजी यहाँ पर, तो रास्ते में आयरलैंड में फ्रांस ने कुछ सेनाएं रोक ली और इस तरह से यहां पर इंग्लैंड कमजोर पड़ गया और इन लोगों ने 4 जुलाई 1776 को अपने आप को आजाद घोषित कर लिया। 4 जुलाई 1776 को आजाद कर लिया है। 1773 में तो रेगुलेटिंग एक्ट बना इंडिया में और 1773 में बोस्टन टी पार्टी हुई है। 1776 में लगभग 2 साल 4 महीने के बाद इन्होंने अपने आप को आजाद घोषित कर लिया है अमेरिका ने। इसलिए अमेरिका अपना इंडिपेंडेंस डे 4 जुलाई 1776 से उसी दिन मनाता है। लेकिन अमेरिका पूर्ण रूप से आजाद नहीं हुआ, भी तो वहां बहुत सारे वॉर होंगे और संविधान बनेगा, लेकिन वो मानता उसी डेट को है। इंग्लैंड नहीं मानता, लेकिन वो मानता है, क्योंकि वो जो कह रहा था, अमेरिका ने बहुत अच्छी मांग रखी थी कि आप हमसे टैक्स लो, कुछ भी लो, लेकिन हमारे यहाँ का एक रिप्रेजेंटेटिव को इंग्लैंड की पार्लियामेंट में तो बैठाओ। पार्लियामेंट में हम लोग बैठते नहीं है, हम किस बात का टैक्स दे रहे हैं? उन्होंने कहा कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। अगर आप हमको नहीं बिठाएंगे तो हम कोई टैक्स आपको देंगे नहीं। तो इन्होंने यहां पर ये चलाया। अगर ये 13 कॉलोनियां इंग्लैंड के हाथ से निकल गई, सोचिए 13 कॉलोनियां उसके हाथ से निकल गई, तो व्यापार कैसा हो गया होगा? कमजोर हो गया, है ना। और इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे लॉर्ड नॉर्थ उस समय, उसके बाद जॉन पिट बने। तो लॉर्ड नॉर्थ ये सोचते थे कि सब लोगों का लॉर्ड नॉर्थ में विश्वास कम हो गया कि ये आदमी सही नहीं। इंग्लैंड में उसके बाद प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए, जॉन पिट आए। जॉन पिट ये देख रहे थे कि जो पहले के प्राइम मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने तो स्थिति बहुत गंभीर कर दी थी, तो वो करेंगे जो उन्होंने नहीं किया है, या वो नहीं करेंगे जो उन्होंने किया है। यही तो करेंगे ना, पिछला आदमी अगर फेल हुआ है तो आने वाला आदमी वो तो नहीं करेगा कम से कम जो उसने किया है, ये वो नहीं करेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि अब हमको सख्ती से काम करना है। ऊपर से यहां पर बहुत सारी सेना जो रुकी थी, उनकी डिप्लॉय थी, वो वापस इंग्लैंड पहुंच गई। अब सेना का यहां कोई काम है नहीं, सेना वापस से इंग्लैंड पहुंच गई और उसी सेना में पहुंच गए थे उनके कमांडर कॉर्नवालिस। आपको याद है जब अपन वायसराय पढ़ रहे थे 1786 में कॉर्नवालिस इंडिया आएंगे, अभी नहीं आए, 1786 में आएंगे। तो अभी तो वो यहां से बेरोजगार होकर के वापस इंग्लैंड पहुंच गए। यहां पहले काम कर रहे थे, वापस वहां पहुंच गए और यहां उस क्रांति में, अमेरिका के स्वतंत्रता संघर्ष में, वो ऐसा कहते हैं कि वो बहुत घायल तो नहीं हुए, लेकिन मरते मरते बचे। उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी। थे तो वो खैर बहुत लॉर्ड थे। अंततः वो वहां पहुंच गए, इनकी स्थिति गंभीर हो गई। 13 कॉलोनियां हाथ से निकल गई, तो पैसा तो कम हो गया होगा। अब वो नहीं चाहेंगे ना कि आगे कोई भी कॉलोनी हमारे हाथ से निकले। कोई चाहेगा कि आगे कोई कॉलोनी, 13 ये निकल गई, एक इंडिया निकल जाए, कुछ अफ्रीका की निकल जाए, ऑस्ट्रेलिया निकल जाए, खत्म इंग्लैंड, क्या बचा उसके पास फिर? तो वो नहीं चाहते थे कि कोई कॉलोनी हमारे हाथ से निकले। इसलिए उन्होंने बहुत जल्दी ही एक्ट में सुधार किया। किसमें? रेगुलेटिंग एक्ट में। रेगुलेटिंग एक्ट तो किसने भेजा था? कंपनी सरकार ने भेजा है ना, कि कंपनी कैसे चलाएंगे। अब उन्होंने वहां से फिर उसी में संशोधन करके भेज दिया कि रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां रह गई थी, उनको हम और पूरा कर रहे हैं, है ना। चूंकि वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पिट के नाम पर भेजा गया, इसलिए इसको पिट्स इंडिया एक्ट कहते थे। इसलिए उसको पिट्स इंडिया एक्ट कहते थे। तो पिट्स इंडिया एक्ट वो दूसरा एक्ट था जो रेगुलेटिंग एक्ट ही था एक तरह का, बस उसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट कर दिया। तो एक तो रेगुलेटिंग एक्ट आया, ये रेगुलेशन का एक्ट है, और रेगुलेशन का एक्ट है, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आएगा, और फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट आएंगे। तो ये 3 एक्ट ऐसे हैं जो लगभग कंपनी के प्रशासन को एस्टेब्लिश करने के लिए रेगुलेशन का काम करते हैं। हम चाहें तो इन तीनों को रेगुलेटिंग एक्ट कह सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन तीनों को रेगुलेटिंग एक्ट नहीं कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि सबके नाम अलग अलग रख दिए थे हम लोगों ने, इसीलिए काम के आधार पर कह सकते हैं। और यही परंपरा फिर आगे चलेगी। और अब इधर ब्रिटेन की सरकार का जो चार्टर भेजा था, याद आया 1726 में, अब चार्टर का पीरियड खत्म हो रहा है। चार्टर का जो लाइसेंस का पीरियड है वो खत्म हो रहा है, तो फिर नया चार्टर भेजना पड़ेगा। 1793 में नया चार्टर आएगा। हम लोग पढ़ते हैं कि बार बार एक्ट क्यों आ जाते हैं, 1781 में आया, 84 में आया, 86 में आया, 93 में आ गया।
तो सब अलग अलग है भाई, सबका एक ही उद्देश्य नहीं है। कुछ तो लाइसेंस को बढ़ाने के लिए आए, कुछ काउंसिल को चेंज करने के लिए आए, तो सबके अलग अलग उद्देश्य हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग यहां तक समझ में आया? क्लियर? इसमें कुछ पूछना तो नहीं? ठीक है, मतलब लिख लिया हो ना लिख लिया हो, समझ में तो आया ना? यहां से शुरुआत होती है भारत के संवैधानिक इतिहास की। और जो जो एक्ट हम लोग बना रहे हैं, ये एक्ट की एक एक चीज आपको याद होनी चाहिए। तब तक हम लोग चलेंगे जब तक एक्ट में क्या क्या आ गया आप लोग याद उसको रखेंगे। तो जिस दिन मैं फाइनल कोई एक्ट बनाऊंगा या मैं आपसे पूछूंगा तो आप बताएंगे सर पहले तो ऐसा था एक्ट में, तब मैं बताऊंगा हाँ अब ऐसा हो गया है। पहले कैसा था अब ऐसा हो गया, तब पढ़ने में मजा आता है। मैंने कह दिया कि यहां 1784 के एक्ट में गवर्नर जनरल की काउंसिल में 4 सदस्य घटा करके 3 कर दिए गए, तो आपको पता तो 4 कब हुए थे? ये पता नहीं 4 कब हुए थे, 1 घट गया है ना, तो ये थोड़ा अजीब सा नहीं हो जाएगा? इसलिए सीक्वेंस पता होना चाहिए कि कब कब क्या क्या हुआ। ठीक है, गॉट इट? चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।